अजय चतुर्वेदी संसद के दूसरे सत्र यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ उसके बाद से संसद की कार्रवाई 2 सत्र में पूरी हो चुकी है। अब अगला सत्र शीत सत्र नवंबर में आना है। इस बीच सभी दल उन 4 राज्यों में हो रहे चुनावों की तैयारी में जुट जाएंगे, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या जम्मू कश्मीर। धारा 370 लागू हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा का चुनाव होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग वहां जाकर के मीटिंग वगैरह भी शुरू कर चुका है। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 से प्राप्त उत्साह, ऊर्जा को लेकर के इंडिया गठबंधन जिस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, उसने निश्चित तौर पर न केवल सरकार को, एनडीए सरकार को, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लाचार सा बना दिया है। कई मामलों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के फॉलोअर के रूप में देखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी वजह साफ है, देश में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर पहला बयान इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रहा है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आ रहा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है। और अगर कहीं भी किसी तरह के कोई हादसे हो रहे हैं तो वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में नाम होता है राहुल गांधी का। बात अगर हम करें तो जिस तरह से भोले बाबा के उस सम्मेलन में, संत सम्मेलन में, संत समागम में जो हादसा हुआ, जो भगदड़ हुई, उसमें जो लोग मारे गए या घायल हुए, उनका पुरसा हाल, उनकी स्थिति जानने के लिए अगर कोई सबसे पहले पहुंचा केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय राजनीति करने वाले नेताओं की तरफ से, तो उसमें राहुल गांधी थे। वायनाड यानी कि केरल में न बीजेपी की सरकार है न कांग्रेस की सरकार है। बावजूद इसके, क्योंकि वायनाड के प्रतिनिधि रह चुके हैं राहुल गांधी, वायनाड में जिस तरह से भूस्खलन हुआ, गांव के गांव तबाह हो गए, 300 साढ़े 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जाने कितने लोग अब भी लापता हैं। वहां का दौरा सबसे पहले किया तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। राहुल गांधी 2 दिनों तक वहां रुके, सारी स्थिति का जायजा लिया, सरकारी मशीनरियों से बातचीत की, बचाव कार्य, राहत कार्य में लगे लोगों से बातचीत की और पीड़ितों से भी मिले, उनका भी दुख दर्द बांटा। उसके बाद से ही वायनाड की घटना जो ही सुनने में आई, सबसे पहले राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए,
और वहां का जायजा लेना चाहिए, पीड़ितों का दुख दर्द बांटना चाहिए और राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। इसका परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड गए, हवाई सर्वेक्षण किया, अस्पतालों में भी गए, लोगों से मिले जुले, दुख दर्द बांटा। प्रधानमंत्री के वायनाड जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये बहुत बेहतर काम है, प्रधानमंत्री ने एक बेहतर काम किया है, वो वहां गए हैं, उन्हें वहां जाना चाहिए था। लेकिन जब वो वहां गए हैं तो वहां से लौट करके आए, वहां की त्रासदी को देख करके जब लौटे तो प्राकृतिक आपदा जो आई है, जिससे लोग पीड़ित हुए हैं, गांव के गांव बह गए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग लापता हैं, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के चलते केंद्र सरकार को एक बड़ा मोटा आर्थिक पैकेज देना होगा। पूरी तरह से वायनाड का रिस्ट्रक्चरिंग का काम होगा, फिर से वो शहर बसाया जाएगा, टाउनशिप डेवलप की जाएगी। हालांकि इस कड़ी में कर्नाटक सरकार ने, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि वो वहां 100 मकान बनाने जा रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी ने कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी राज्यों से अपील भी की थी, कांग्रेस जनों से जी जान से युद्ध स्तर पर पीड़ितों की मदद करने की बात की थी। अब मामला केंद्र सरकार के पाले में है कि वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं या नहीं। राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं तो वो क्या पैकेज देते हैं, किस तरह से वायनाड को फिर से संवारा सजाया जाता है। ये काम जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर होगा, पीड़ितों को आश्रय मिले, उनका जो टूटा हुआ मनोबल है वो फिर से जुड़ पाए, वो कुछ कर पाए, उनका आत्मविश्वास लौटे। इसके लिए ये जरूरी है कि भारत सरकार पहल करे। लेकिन अभी तक वायनाड में जो कुछ भी घटित हुआ उसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि लीड उन्होंने ली। 2 घटनाएं आपको मैंने बताया, एक हाथरस की घटना जिसमें कि बाबा के संत सम्मेलन के दौरान भगदड़, और दूसरी वायनाड की घटना। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन, जैसा कि मैंने कहा कि इस चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन पूरे जोशो खरोश के साथ पूरे देश भर में अपनी बातों को रख रही है, अपनी मांगों को रख रही है, और उसका जुड़ाव सीधे सीधे जनता से है। इसको कई बार राहुल गांधी ने साबित किया, संसद के अंदर, अपने कक्ष में, रिसेप्शन पर या उसके बाहर, चाहे वो किसानों से मिलने का मामला हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी और मैला ढोने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलने का मामला हो, मछुआरों का मामला हो, चाइल्ड वेलफेयर का मामला हो, हर किसी से मिलना, माने लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में आम जन की आवाज ही नहीं, हम आम जन को वहां तक पहुंचाएंगे और वहां से उनकी आवाज को संसद के भीतर ले जाएंगे। यानी कि जो सड़क और संसद के बीच की खाई है उसको पाटने का काम राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। टीम इंडिया की बात करें
इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने पिछले दोनों लोकसभा के सत्र में जिस तेवर के साथ अपने आप को प्रस्तुत किया है, वहां भी मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आई। आप गौर करेंगे कि 10 साल के बाद ये 2 सत्र जाया नहीं हुए हैं। इन दोनों सत्रों में कार्यवाही, सदन की कार्यवाही नियमित रूप से चली है। ये दीगर बात है कि सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज ज्यादा बुलंद रही, मुखर रही। इसका ताजा तरीना उनके इंडिया गठबंधन, समूचे विपक्ष और यहां तक कि अब तो धीरे धीरे एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी कई मुद्दों पर सरकार से विमुख होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अल्पमत की सरकार को गठबंधन सरकार के जरिए चलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। 10 साल के बाद लोकतंत्र फिर से जीवित हुआ जब वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो विधेयक आदत के अनुसार सरकार लेकर के आई और ये समझते हुए कि इसको तो हम चुटकी बजा करके निकाल लेंगे, वो नहीं हो पाया। उसे वापस लेना पड़ा विपक्ष के तेवर के सामने, विपक्ष की दलीलों के सामने, और उसे जेपीसी को भेजना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी इंडिया गठबंधन की। इतना ही नहीं, अभी 2 मामले हुए, घटनाओं को लेकर के, वारदातों, हादसों को लेकर के, या फिर एक बड़े समाज की जमीनों को लेकर के, वक्फ की जमीनों को लेकर के वो मामला जेपीसी को जाना, यानी कि सरकार का झुकना। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं, सुझाव दिया है, जिसके तहत आरक्षण में क्रीमी लेयर और आरक्षण के कोटे में कोटा, इस तरह के दो मुद्दे आए, मसले आए, उस पर विपक्ष ने तत्काल अपनी टिप्पणी दी, अपने बयान जारी किए, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों। और इस मसले पर तो एनडीए के घटक दल के नेता चिराग पासवान और यहां तक कि जेडीयू और टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम, इन सब ने सरकार से अपने आप को अलग करते हुए ये बयान जारी किया कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान में आरक्षण के जो प्रावधान हैं उन्हें ही लागू रहने दिया जाए, उन्हें हटा करके उसे हटाना उचित नहीं होगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कहना है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों के बेंच का जो फैसला 6-1 से आया, जिसमें उन्होंने SC/ST वर्ग के लिए, SC/ST वर्ग के लोगों के लिए सब कोटे में कोटे का वर्गीकरण की बात की। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी बात की गई। उन्होंने कहा, एक्स पर पोस्ट अपने बयान में लिखा है कि भारत में शेड्यूल कास्ट के लोगों को सबसे पहले आरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पूना पैक्ट के माध्यम से मिला। बाद में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी जी के योगदान से इस संविधान में मान्यता देकर
इसे संविधान में मान्यता देकर नौकरी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी लागू किया गया था। वो कहते हैं कि लेकिन 70 सालों के बाद भी सरकारी नौकरियों में जब SC/ST समुदाय के लोगों की भर्तियां देखते हैं तो पाते हैं कि अभी भी जो वैकेंसीज हैं वो नहीं भरी जा रही हैं। अधिकतर पद खाली हैं, जिसका अर्थ है कि इन वर्ग के लोग सम्मिलित रूप से मिलकर भी इन पदों को नहीं भर पा रहे हैं। ये अभी भी सामान्य वर्ग के लोगों के साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण का आधार किसी समुदाय या व्यक्ति की आर्थिक तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी, बल्कि यह समाज में हजारों साल से फैली अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, छुआछूत को मिटाना, खत्म करना है। और यह समाज से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कई उदाहरण रोज हमारे सामने आते हैं। इसलिए SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर के बारे में बात करना ही गलत है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। एक तरफ सरकार धीरे धीरे सरकारी PSU बेचकर नौकरियां खत्म कर रही है, ऊपर से भाजपा का दलित आदिवासी मानसिकता आरक्षण पर निरंतर प्रहार कर रही है। सरकार चाहती तो इस मुद्दे को इसी सत्र में संविधान संशोधन लाकर सुलझा सकती थी। मोदी सरकार 2-3 घंटे के अंदर नई बिल ले आती तो ये भी संभव था। जजमेंट के अन्य विषयों की बारीकी के ऊपर निर्णय करने के लिए हम अलग अलग लोगों से, इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स, NGOs के साथ वार्ता कर रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। अब अगर हम बात अखिलेश यादव की भी कर लें, उन्होंने लिखा है, कहते हैं कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल्य उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा। इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब PDA के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। अखिलेश कहते हैं कि भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है, इसलिए भाजपा पर से 90% PDA समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। PDA के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। ये अखिलेश यादव का बयान है। इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी मुखर हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस 7 जजों के फैसले को मानने से इनकार किया है और उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में हस्तक्षेप करने और आरक्षण को हूबहू उसी अवस्था में लागू रहने देने की वकालत की है। सवाल यह है कि जो भी लोग सहारा दे रहे हैं केंद्र सरकार को, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, वो कम से कम किसी भी मसले को लेकर के अपनी राजनीति से समझौता तो कर नहीं सकते। और ये सच बात है कि आरक्षण का बैकलॉग ही अभी तक इतना ज्यादा है कि उसे पूरा का पूरा वर्ग मिलकर के पूरा नहीं कर पा रहा है। केंद्र सरकार रोजगार देने के मामले में लगातार असफल रही है।
केंद्र की 30 लाख नौकरियां ऐसी हैं जो कि उनकी वैकेंसी रिक्त पड़ी है, लेकिन उस पर भर्ती नहीं हो रही है। ये मामला चुनाव के दौरान भी उठा था और इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपने भाषणों में लगातार ये कहा था कि सरकार आती है तो सबसे पहले 30 लाख भर्तियों को पूरा का जो बैकलॉग है उसको खत्म किया जाएगा और लोगों को, बेरोजगारों को 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन सरकार राहुल गांधी की नहीं बनी, इंडिया गठबंधन की नहीं बनी। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार एनडीए सरकार का नेतृत्व करने का जिम्मा संभाला। 4 जून के बाद से आज 12 अगस्त हो गया, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा हर वर्ग, वो शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सवर्ण हो, हर कोई महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। इसका उपाय केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के पास है नहीं। फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है। इन सब मुद्दों को के बीच एक मामला फिर से अडानी का भी आ गया है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदे इन सब पर निगरानी रखने के लिए भारतीय एजेंसी सेबी की प्रमुख को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब इस मसले पर क्या कुछ होगा या क्या कुछ होगा, इसे लेकर के बाकायदे पूरे देश भर में उथल पुथल मची हुई है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर हकीकत क्या है। भले ही सेबी की प्रमुख ने उन आरोपों का खंडन कर दिया है, लेकिन उसमें कहीं भी कोई स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। लिहाजा अगर इस मामले की जांच, पहली बात तो ये कि जांच होनी चाहिए, दूसरी बात ये कि जांच कौन करेगा, और तीसरी बात कि सेबी की जो प्रमुख हैं उनके उस पद पर बने रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी, या इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच कमेटी, न्यायिक जांच कमेटी गठित होगी। इस बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, पीएमओ की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक चीज तो समझ में आ रही है, जो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि विपक्ष के तेवर के आगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अब तो संजय सिंह, आज भले ही जेल में हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद छूट करके आए हैं और आने के साथ ही उन्होंने जो बयान दिया है वो काबिले गौर है। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की हैं, चाहे वो हाई कोर्ट को लेकर के हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट को लेकर के हो, वो सबके सामने हैं। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट होने लगी है कि मोदी सरकार की बैसाखियां भी लड़खड़ाने लगी हैं। अगर ये बैसाखियां कहीं इस लड़खड़ाहट के बीच टूट गई तो क्या होगा। वहीं विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन पूरे ताकत के साथ, और उन्होंने जो मुद्दे उठाए
चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, न्याय का मुद्दा हो, न्याय वो चाहे जिसके लिए भी हो, वो न्याय उसे मिलना ही चाहिए। इन सब मुद्दों के साथ विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मजबूती के साथ सरकार से कंधे से कंधा मिला करके ही नहीं चल रही है, बल्कि उससे 4 कदम आगे निकल चुकी है। अब कल क्या होगा, आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होगा, उनका परिणाम क्या होगा, उसकी क्या रणनीति बनती है, किस तरह से क्या कुछ होता है, वो देखने के काबिल होगा। उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनके लिए भी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत है और मजबूत हुआ है, और एक तरह से जो चीजें सामने आ रही हैं उनका सामना जिस तरह से विपक्ष कर रहा है, उसने लगातार विपक्ष को ऊर्जावान बनाने, नई टॉनिक देने का काम किया है और कर रही है। आगे कुछ क्या होता है हम फिर मिलेंगे तो बताएंगे एक और कहानी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने विचार दें। और हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया कि पिछले एपिसोड में एक वीडियो बनाते समय वीडियो के अंदर एक वीडियो कांग्रेस से जो मुझे प्राप्त हुआ था उसे भी मैंने लगाया था, और उसमें एक त्रुटि हुई थी कि मेरी आवाज और उस वीडियो की बातचीत साथ साथ चल रही थी। उस पर एक साथी, एक सब्सक्राइबर, एक मित्र ने मुझे सलाह दी थी। मैं उस सलाह का स्वागत करता हूं और उस बंदे को सलाम करता हूं। ऐसे कमेंट्स, ऐसे सुझाव आप हमें देते रहेंगे, इससे हमारी कमियां भी दूर होंगी और हमें एक नया उत्साह भी मिलेगा, एक नया आत्मबल भी मिलेगा कि हमारे साथ आप सारे लोग खड़े हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।